दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा स्टार्ट होने वाली है और उसका डेट जो है वो 17 नवंबर से है। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा रेलवे से अप्रेंटिस अगर आपने किया है तो इस रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। मैं सिर्फ बात करूंगा उन लोगों के लिए जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस किया है, उन्हीं को ये बेनिफिट मिलता है। बाकी आपने अगर कहीं और से अप्रेंटिस किया है तो इसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रेलवे से अप्रेंटिस क्या होता है। तो आपने अगर आईटीआई किया है या फिर आपने आईटीआई नहीं किया है तो रेलवे अपने वर्कशॉप के लिए ये वैकेंसी निकालती रहती है। और इस समय आपको बता दूं कि WCR और ईस्टर्न रेलवे कोलकाता वगैरह से ये वैकेंसी निकली हुई है, जिसके बारे में मैंने बता दिया है। और कुछ लोगों ने कोर्स करके रखा हुआ है। पहले के रेलवे के टाइम में ऐसा था कि डायरेक्ट भर्ती होती थी ग्रुप डी में और उनका कोई एग्ज़ाम नहीं होता था। और जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं उनको ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाता था, उसको बोलते थे GM कोटा। बट अभी रेलवे ने ये डिसाइड कर दिया है कि जो भी रेलवे से हमारे अप्रेंटिस कर लेगा उसको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको 20% की जो ग्रुप डी की जो सीटें होगी वो आपकी होगी, सिर्फ ग्रुप डी की। बाकी ग्रुप सी की जो भी पोस्ट होगी, चाहे वो ALP टेक्नीशियन, JE, इसमें किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन इसमें देखने को नहीं मिलता है। ये सिर्फ ग्रुप डी में है। तो आपको पता है कि एक चांस है उन बच्चों के लिए जो लोग रेलवे में अप्रेंटिस करके बैठे हैं, और ये संख्या बहुत बड़ी है। हालांकि जब रेलवे ने एक आंकड़ा लिया था, अपडेट लिया था कि रेलवे के जो इसमें एप्लीकेशन आए हुए हैं उसमें लाखों बच्चों ने दिया है कि मैंने रेलवे से अप्रेंटिस किया हुआ है, लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं वो फॉर्म भरते समय उन्होंने टिक कर दिया होगा कि मैं रेलवे से अप्रेंटिस किया हूँ, और ताकि उनको जो फ़ायदा मिल जाए। बट इतना नंबर नहीं है, इसी वजह से रेलवे उनको नोटिस दे करके देखना उनको निकाल देगी या फिर उनको सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो रेलवे ने से अप्रेंटिस किया है, उनको ये फ़ायदा तो मिलना ही चाहिए। तो जो एग्ज़ाम होगा उसमें 20% का सीटें इनके लिए रिजर्व रहेगा हर एक कैटेगरी में। मतलब ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, इसको समझने की कोशिश करो कि ये एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन आपका SC ST OBC या फिर EWS इस तरीके से रिजर्वेशन होता है। वही जब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो होता है जैसे हमारा ग्रुप डी में हो गया, या महिला आरक्षण हो गया, या फिर एक सर्विसमैन हो गया, इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हो जाता है। ठीक है, एक और बेनिफिट की बात कर लें तो इसमें जो आपका CBT में मिनिमम पासिंग मार्क होता है वो इसमें ज़रूरी नहीं है। अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया है तो आपके लिए CBT में मिनिमम जो पासिंग मार्क है वो ज़रूरी नहीं है। और जैसे दूसरे लोग जो रेलवे से अप्रेंटिस नहीं किए हैं उनको मिनिमम जो पासिंग मार्क है 100 में से एटलीस्ट 40 नंबर लाना है। अगर आप UR यानी अनरिजर्व या जनरल कैंडिडेट है, या फिर आप EWS कैंडिडेट है, तो आपको 40 नंबर लाना बेहद ज़रूरी है। बट अगर आप क्या बोलते हैं OBC या फिर SC में आते हैं तो आपका मिनिमम पासिंग मार्क 30% है। वही अगर आप ST कैंडिडेट में आते हैं तो आपको मिनिमम पासिंग मार्क 25% है। लेकिन रेलवे से अप्रेंटिस किया है तो ये मिनिमम पासिंग मार्क आपको ज़रूरी नहीं है। तो इसके अलावा क्या बेनिफिट है वो देख लेते हैं। तो आपका जो CBT के बाद एक फिजिकल एग्ज़ाम होता है, वो फिजिकल एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, रेलवे इसमें आपको छूट दे दिया है। इसके अलावा आपका जो फिजिकल के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल के बाद जो हमारा ट्रेनिंग होता है कि कैसे ग्रुप डी में काम करना है, वो ट्रेनिंग भी आपका नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी रेलवे में 1 वर्ष बिताए हुए हैं। और बता दूं कि रेलवे से जिन्होंने ITI किया है वो लोग भी डायरेक्ट जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे जोन हैं जहां पे अभी जैसे DLW वाराणसी, जिसको हम BLW वाराणसी बोलते हैं, वहां पे 10th पास के लिए भी ये वैकेंसी आई हुई थी। कुछ लोगों ने वहां पे भी भरा है। वहां पे ITI की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे जो है पोस्ट निकलती है जो कि बिना ITI के भी अप्रेंटिस कर सकते हैं। कुछ लोग ये
पूछते हैं कि क्या ITI वाले में हमने डिप्लोमा या फिर बीटेक है तो उसके लिए अप्रेंटिस के लिए एलिजिबल है क्या, तो उसमें आप एलिजिबल नहीं है। डिप्लोमा या फिर बीटेक के लिए अप्रेंटिस है, बट उसका अलग से रूल है। ये आप रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप में सिर्फ और सिर्फ ITI या फिर बिना ITI के कैंडिडेट ही इसको फॉर्म भरते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा बेनिफिट हो गया। अब बात करते हैं कि आपकी जो मेरिट है वो कितना और कैसे बनता है। तो आपको बता दूं कि आपका इसको कैसे मेरिट बनेगा। अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया है तो आपने CBT का जितना भी आपने मार्क स्कोर किया हुआ है, जितना भी नंबर स्कोर किया है, उसका 2/3 प्लस आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया है तो वहाँ भी आपको नंबर दिया है। रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप में आपको जो नंबर दिया है उसमें भी एक मार्किंग होती है, उस नंबर का 1/3 और भी आपको जोड़ दिया जाता है CBT के 2/3 वाले भाग में। इससे आपको जो फायदा होगा वो जानकर आप बहुत हैरान रह जाएंगे। तो चलिए एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कि आप UR या फिर EWS कैंडिडेट है और आपने 100 में से 30 नंबर पाए हैं, बट अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस नहीं किए होते तो 30 नंबर पर फेल हो जाते, क्योंकि आपको वहाँ पे मिनिमम जो पासिंग मार्क है वो 40 नंबर है। लेकिन यहाँ पे आपने 30 नंबर पाए हैं और आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया हुआ है तो आपको मान लीजिए कि वहाँ पर रेलवे एक्ट अप्रेंटिस में आपको 60 नंबर दे दिया है, यानी कि 60 का 1/3 और CBT में 30 पाए हैं तो उसका 2/3। जब हम इसको मिला देते हैं तो ये 20 और 20 टोटल आपके 40 नंबर हो जाते हैं और आप पास हो जाते हैं, क्योंकि आपको मिनिमम जो क्राइटेरिया है पासिंग मार्क का यहाँ पे आप टच कर जाते हैं। 40 नंबर आप पा करके पास हो जाते हैं। बात करते हैं दूसरे उदाहरण से कि कैसे आप पास करते हैं। अगर आप OBC या फिर SC कैंडिडेट है तो कैसे आप भी मिनिमम जो पासिंग मार्क है CBT 2 का, उसमें आप अगर फेल भी हो जाते हैं तो अगर आपने अप्रेंटिस किया हुआ है तो रेलवे से, तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है जिससे आप पास हो जाते हैं। तो मान लीजिए कि आपने CBT में स्कोर जो किया है ये 24 नंबर लाए हैं 100 में से। ठीक है, ऐसे सिलेक्शन हुए हैं और प्रीवियस ईयर्स के जो कट ऑफ है उनमें ऐसे सिलेक्शन हुए हैं। तो मान लीजिए कि आपने CBT में 24 नंबर ही सिर्फ पाए हैं और जो आपने CCA में नंबर पाया था ये 48 नंबर पाया था, 48 है। तो 24 का 2/3 हम करते हैं तो ये मार्क हो जाता है 16 नंबर, और वही CCA का 48 का 1/3 मार्क करते हैं तो ये हो जाता है आपका 16 नंबर। ये दोनों को हमने ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 32 नंबर, और आपका मिनिमम जो पासिंग मार्क है ये 30 नंबर है। तो फिर आपने 32 नंबर पा लिए तो आप जीत गए, यानी आप उसमें सिलेक्शन पा गए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि रेलवे के अप्रेंटिस वाले छात्र कम पड़ जाते हैं, तो उसमें भी आपका बहुत आसान है। अगर आपने ऐसे जोन से फॉर्म भरा है जहाँ पे जो कट ऑफ है वो कम जा सकती है तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन ईजिली हो सकता है। अब एक और उदाहरण समझते हैं जो कि थोड़ा और भी अच्छा लगेगा आपको। मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट है, उसने CBT में 60 नंबर लाया, कितना 60 है 100 में से, और उसने CCA में मात्र उसको 45 नंबर ही मिला, क्योंकि उसने रेलवे अप्रेंटिस के दौरान उसने काम सही से किया नहीं, उसने सिर्फ और सिर्फ नेतागिरी किया या फिर वो थोड़ा इस टाइप का कर्मचारियों के बीच में उसने अपना अच्छा इमेज नहीं बनाया, तो रेलवे के अधिकारियों ने उसको मात्र 45 नंबर ही दे करके छोड़ दिया और उसके बहुत कम नंबर है। तो आप जो CBT के 60 है उसका 2/3 अगर हम करते हैं तो ये हो जाता है 40 नंबर। ठीक है, और अगर 45 पाया है CCA में और उसका 1/3 करते हैं तो ये हो जाता है 15 नंबर, और इस तरीके से ये पा जाता है 55। तो ये तो बोलेगा कि मैंने CBT में स्कोर किया 60 और मेरा एक्ट अप्रेंटिस वाला नंबर जुड़ गया, तो ये तो हमारा मात्र 55 ही हो गया, मतलब और 5 नंबर कम हो गया।
तो रेलवे ये बोलती है कि आपका जो भी मार्क ज़्यादा है वो जुड़ने वाला है। जैसे मान लीजिए कि आपने सीबीटी में 60 नंबर स्कोर किया है तो आपका मार्क यहाँ पे 55 ना होकर के 60 होगा, आपका 55 नहीं होगा। अगर यही मार्क अगर ज़्यादा होता तो सीसीए वाला यहाँ पे जुड़ जाता, बट यहाँ पे चूंकि आपने सीबीटी में अच्छा स्कोर किया है इसलिए आपका यहाँ पे 60 मार्क हो जाता है और इस तरीके से आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाता है। अब लास्ट में यह बात कर लेते हैं कि आपको कितना स्कोर करना चाहिए जिससे कि आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का हो जाए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इस समय जो वैकेंसी है वो कम है। लास्ट टाइम में जो वैकेंसी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और इस समय मात्र 32,438 वैकेंसी है। और ये अगर आपने किसी इजी जोन से, यानी जहाँ पे कट ऑफ कम जाती है वहाँ पे तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे हाई कट ऑफ थोड़ी जाती है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा। तो जहाँ पे आमतौर पे अगर आप रेलवे के बाहर के स्टूडेंट हैं यानी अप्रेंटिस नहीं किए हैं तो वहाँ पे इसकी जो कट ऑफ है आपको एटलीस्ट लास्ट टाइम चंडीगढ़ का जो कट ऑफ था 70 प्लस था, लेकिन चूंकि अब की बार वैकेंसी कम है तो आपको ये मान के चलना है कि 70 के ऊपर ही आपको करना होगा। लेकिन अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस किया है तो ये टारगेट आप ये मान के चलो कि 50 प्लस ही रखो ताकि आपका सिलेक्शन इसमें कंफर्म हो जाए, क्योंकि ये वैकेंसी खाली हो जाएगी तो आपका नेक्स्ट वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो लाइक करके मुझे मोटिवेशन देना और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि आपको मैं यहाँ एक वैल्यू वाले कंटेंट प्रोवाइड करने आया हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।